तो अभी तक आप लोगों ने ज्योति मल्होत्रा का केस तो सुन ही लिया होगा, लेकिन फिर भी जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है उनको मैं एक शॉर्ट में कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि ज्योति मल्होत्रा एक इंडियन व्लॉगर है जिसको कि पुलिस ने अरेस्ट किया है इस एक्यूजेशन के ऊपर कि वो हमारे भारत देश के लिए स्पाइंग कर रही थी और ये हेल्प कर रही थी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की। और सिर्फ अकेले ज्योति मल्होत्रा अरेस्ट नहीं हुई, उसके साथ कुछ और 5-6 और लोग भी है जो अरेस्ट हुए हैं, जो कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी की हेल्प कर रहे थे। और ये सब कुछ सामने तब आता है जब ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग था। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट था कि आखिर हुआ क्या है, अब कैसे कैसे हुआ है, कौन किसके साथ कितना कनेक्शन में था, क्या क्या चीजें शेयर हुई है, वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई न्यूज एंकर नहीं हूँ जो एक ही बात को बार बार घुमा फिरा के 2 मिनट की चीज को आपको 10 मिनट में बताएगा। मैं जितने मिनट की वीडियो बनाऊंगा उसमें से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेंटेंस को घुमा फिरा के कुछ न्यूज एंकर जो आजकल यूट्यूबर बन गए हैं उनके जैसे आपके समय को बर्बाद करूंगा, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया तो उसके बाद एक बहुत बड़ा कनेक्शन सामने आया और ये जो पूरा कनेक्शन था ना, इसके तार बहुत लंबे और बहुत दूर तक जाते थे। पाकिस्तान के जो ISI के ऑफिसर्स थे वहां तक जाते थे। ये सब कुछ शुरू हुआ था 2023 में जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान जाने के बाद ये बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह अपलोड करती है। और इनके व्लॉग्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, इनके टाइटल को देखोगे या इसके व्लॉग के अंदर जो कंटेंट है अगर आप उसको देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो व्लॉग शूट किया गया है, जिस तरीके से इसमें चीजों को नरेट किया गया है, वो ये बताता है कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा कंट्री है। इन शॉर्ट में कहूं तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के बारे में जो स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि एक आतंकवादी देश है, टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, ये सभी चीजें फेक है। पाकिस्तान बहुत सेफ और बहुत अच्छा कंट्री है। एक वीडियो में तो ये भी कहती हुई नजर आ रही थी, देखो मैं इंडियन हूं, ये लड़की जो दूसरी वाली है ये पाकिस्तानी है, मुझे हम दोनों में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। अब एजेंसीज को आखिर इसके ऊपर शक कैसे हुआ कि ये ISI के लिए स्पाइंग कर रही है? सीधी सी बात है कि बहुत सारे व्लॉगर्स होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, वहां के बारे में बताते हैं। तो ज्योति ने ऐसा क्या यूनिक किया कि एजेंसी वाले इसके पीछे लग गए। देखिए, ज्योति पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान से आने के बाद फिर ये चाइना जाती है और इसका जो लग्जरी लाइफस्टाइल होता है, जो ज्वेलरी शॉप्स वगैरह में विजिट करती है, वहां का टूर करती है, तो इसी के बाद जो हमारे एजेंसीज थे ना उनके कान खड़े हो जाते हैं। ज्योति ने 2023 और 2024 में 4 बार पाकिस्तान विजिट किया। उसने पाकिस्तानी हाई कमीशन जो कि दिल्ली में है वहां पे इफ्तार पार्टी अटेंड की, जहां पे उसकी मुलाकात होती है एहसान उर रहीम, जिसका कि नाम दानिश भी है। ये दानिश एक ISI का ऑपरेटिव था जो कि ISI के लिए इंडिया में रह के स्पाइंग कर रहा था और यहाँ से जानकारी पाकिस्तान भेजता था। और इसी दानिश को बाद में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट होती है ना वो एक्सपेल कर देती है और इसके बारे में तो न्यूज में भी आया था। अब ये जो दानिश था ये ज्योति को पाकिस्तानी हैंडलर शाकिर और राना सहबाद से मिलवाता है। पुलिस ने अभी तक जो भी पूछताछ किया है उसके अकॉर्डिंग ज्योति ने जितने भी चैट्स वगैरह की है, जो भी बातचीत की है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे इंडिया से पाकिस्तान भेजी है, उसके लिए इसने इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया। ज्योति ने ISI एजेंट्स के जो फोन नंबर्स थे उनको अलग अलग नाम से सेव किया हुआ था अपने फोन में ताकि किसी और को पता ना चल सके। जैसे कि एक जो ISI एजेंट था उसका नंबर इसने जट रंधावा के नाम से सेव किया हुआ था। और अभी जो सोर्सेज बता रहे हैं उनके हिसाब से ज्योति ने हमारे जो कंटोनमेंट और जो आर्मी की मूवमेंट्स थी उनके फोटोज भी पाकिस्तानी ISI के साथ शेयर किए थे। इसके साथ साथ ज्योति ने एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव के साथ बाली का ट्रिप भी किया था। ज्योति दिल्ली से बाली जाती है और फिर पाकिस्तान से जो ऑपरेटिव होता है वो भी बाली जाता है और दोनों बाली में जाके मिलते हैं और इन दोनों के बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप भी था। और ये जो इनका कनेक्शन था ना, ये इनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का भी एक हिस्सा था। लेकिन जो ज्योति के इनकम सोर्सेस है वहां से ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस मैच नहीं करते हैं। इन शॉर्ट में कहूं तो वहां से भी ज्योति को शायद पैसे मिले होंगे और बाकी को जो ज्योति को कहीं और से जो पैसे आते हैं, जैसे कि यूट्यूब का इनकम हो गया, एफिलिएट अर्निंग हो गया, प्रमोशन के पैसे हो गए, तो ये जो ट्रांजेक्शंस थे ना वो मैच नहीं कर रहे थे जो पैसे पाकिस्तानी हैंडलर से आए थे। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा, जब ये पाकिस्तानी एम्बेसी में जाकर इफ्तार पार्टी अटेंड कर रही थी तो वहां पे सिर्फ पाकिस्तानी जो ISI के ऑफिशियल्स थे उनसे ये नहीं मिलती है बल्कि चाइनीज ऑफिशियल से भी मिलती है और इसके कारण इसका जो वीजा होता है वो एक्सटेंड भी होता है। अभी जो ज्योति मल्होत्रा का केस है इसके बारे में एक यूजर ने 1-1.5 वीक पहले ही जो हमारे एजेंसीज है उनको नोटिफाई किया था ट्विटर के ऊपर। इस व्यक्ति ने टैग करके बोला कि हमारे जो इंडियन एजेंसीज है उनको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो लड़की है ज्योति ये पहले पाकिस्तान जाती है, फिर पाकिस्तान से आने के बाद ये जो सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पे जाके व्लॉग करती है, वहाँ पे ट्रैवल करती है, जैसे कि कश्मीर हो गया और कश्मीर के आसपास का जो एरिया हो गया, तो जो भी सेंसिटिव एरियाज थे वहाँ पे जाके ट्रैवल कर रही थी। और कोइंसिडेंटली ये तभी हो रहा था जब ये पाकिस्तान से लौट कर आती है। अब जब ज्योति मल्होत्रा का केस सामने आया तो उसके बाद एक पूरा कनेक्शन सामने आता गया, एक एक करके जो कड़ियां थी वो जुड़ती चली गई। 7 से 18 मई के बीच में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत में एक बहुत बड़ा नेक्सस सामने आया जिसको कि ISI ऑपरेट कर रहा था। हरियाणा
हरियाणा और पंजाब में टोटल पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जैसे कि अमन जो कि नूह हरियाणा का है। इसने हमारे देश के जो सिम कार्ड है उसको सप्लाई किया था और 2025 का जो डिफेंस एक्सपो था उसको भी इसने अटेंड किया था। और ये सब कुछ करने के लिए इसे कहा गया था आईएसआई के द्वारा। अब जो सिम कार्ड सप्लाई किया गया वो तो यूज हुआ होगा आतंकवादियों के द्वारा ही। जब वो इंडिया में आए होंगे तो बातचीत करने के लिए किसी से लोकल कनेक्शन के लिए उन लोगों ने इसी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया होगा। जबकि जो 2025 का डिफेंस एक्सपो था वहां जाने का इसका रीजन ये रहा होगा कि वहां से जो डिटेल्स है ना वो इकट्ठा करके आईएसआई के पास पहुंचा। जो हमारे देश ने डिफेंस के लिए आर्म्स और इक्विपमेंट्स वगैरह वहां पे सजाए हुए थे उसके बारे में डिटेल्स इसको बताना होगा। दूसरा व्यक्ति भी हरियाणा का है जिसका नाम है देवेंद्र सिंह ढिल्लोन। ये जो देवेंद्र सिंह था इसको तब आईएसआई ने रिक्रूट किया था जब ये पाकिस्तान के ननकाना साहिब में विजिट करने गया था और आईएसआई ने इसे कहा था कि जो पटियाला का कंटोनमेंट है वहां के वीडियोज शेयर करो, और इसने शेयर भी किया था। जो अगला नाम है वो है गजला एंड यामीन मोहम्मद। ये लोग भी पंजाब के रहने वाले हैं और इनका काम था कि जो पाकिस्तानी हैंडलर्स थे उनके साथ जो पैसे की लेन देन है वो करने का। अब देखिए किसी व्यक्ति को जब पाकिस्तानी ऑफिशियल को स्पाई करने के लिए रखना होता है तो वो उसकी कमजोरी ढूंढते हैं। किसी व्यक्ति की कमजोरी होती है उसका पैसा, किसी व्यक्ति की कमजोरी होता है इमोशनल अटैचमेंट, किसी व्यक्ति की कमजोरी होती है आइडियोलॉजिकल बिलीफ। तो ये जो पाकिस्तानी आईएसआई के हैंडलर्स होते हैं ना ये नजर रखते हैं कि कौन सा व्यक्ति वल्नरेबल है, किसकी कौन सी कमजोरियां हमारे पास है, हम जानते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि इस व्यक्ति का वीकनेस ये है और इसका इस्तेमाल करके हम इसे अपने खेमे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तब वो जाके उसे ट्रैप करते हैं। ज्योति मल्होत्रा के केस में ये जो वीकनेस था वो क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं या तो पैसा होगा या फिर दूसरा रीजन हो सकता है इमोशनल अटैचमेंट, जो कि ये बली घूमने गई थी और वहां पे इसका एक पर्सनल रिलेशनशिप था। अब एक बात आपने गौर किया होगा कि ये ज्योति मल्होत्रा जैसी व्लॉगर या इसके जैसे और भी बहुत सारे व्लॉगर है जो कि पाकिस्तान विजिट करके आए थे या अभी भी ज्योति मल्होत्रा के सपोर्ट में वीडियोस बना रहे हैं या फिर स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर आप जाकर उनके चैनल को देखोगे, उनके थॉट्स को सुनोगे तो वो उसी तरीके की बातें करेंगे जैसा कि पाकिस्तानी आईएसआई के ऑफिशियल्स चाहते थे। ये लोग इमेज बनाने में लगे हुए थे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है। जैसे कि एक उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति का एग्जांपल आपको मैं देता हूं कि एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसका कि नाम है नौमन इलाही, और ये जो नौमन इलाही है इसको पैसे का लालच देकर पाकिस्तानी आईएसआई ने इससे इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन निकलवाए थे। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता होगा कि आखिर ये जो व्लॉगर्स है मेनली इनको टारगेट पाकिस्तानी ऑफिशियल्स या पाकिस्तान के जो आईएसआई ऑफिशियल्स है वो क्यों कर रहे हैं? आखिर ज्योति मल्होत्रा जैसी लड़की को कोई क्यों स्पाई बनाना चाहेगा? जबकि ज्योति मल्होत्रा के पास तो कोई डिप्लोमेटिक पावर भी नहीं है, ना ही डिप्लोमेटिक कोई पोजीशन होल्ड करती है। भाई कोई नेता नहीं है, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं है, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि व्लॉगिंग के वीडियोस बनाती है और 3-3.5 लाख इसके सब्सक्राइबर्स है। इसका जवाब इसी सवाल के अंदर छिपा हुआ है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा कोई पावर या फिर कोई पोजीशन होल्ड नहीं करती है। इसी के कारण इसके ऊपर शक करना बहुत मुश्किल होगा और जो इंडियन एजेंसीज होंगी ऐसे लोगों के ऊपर जो कि कॉमन मैन है, जो बस एक ब्लॉगर है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। और ये जो व्लॉगर है ये बहुत आसानी से किसी भी स्पॉट पे जा सकती है। फॉर एग्जांपल एक टूरिस्ट स्पॉट पे बिना सिक्योरिटी के जा सकती है, कोई इसके ऊपर शक नहीं करेगा, सबको लगेगा कि ये अपना नॉर्मल वीडियो बना रही है। वहीं पे कोई ऑफिशियल होगा जो कि एक डिप्लोमेटिक पोजीशन होल्ड करता है और वो ऐसे सेंसिटिव एरियाज में बार बार जा रहा है या फिर एक ऐसा चेन बन रहा है, तो उसके ऊपर नजर रखना या फिर उसके ऊपर शक जाना बहुत आसान है। एक पॉइंट यहाँ पे और आता है कि ज्योति मल्होत्रा ने वीपीएन का इस्तेमाल किया था ताकि जो डेटा का एक्सचेंज हो रहा है पाकिस्तानी आईएसआई के जो हैंडलर है और ज्योति के बीच में वो इनक्रिप्टेड हो। अब देखिए दुनिया जो है ना वो टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब जो वॉरफेयर है वो सिर्फ बैटलफील्ड पे नहीं लड़ा जाता है, ये मॉडर्न वॉरफेयर है। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती है। मैंने बहुत बार कहा है ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है। पाकिस्तान भले ही आपको बैटलफील्ड में बहुत कमजोर नजर आता होगा, पिद्दी सा नजर आता होगा, जिसके ना तो मिसाइल ढंग से लॉन्च होते हैं, ना ही उसका डिफेंस सिस्टम कोई मिसाइल इंटरसेप्ट कर पाता है, लेकिन पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में, नैरेटिव वॉरफेयर में बहुत आगे हमारे देश से, और इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना होगा। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कैसे फेक न्यूज फैलाया, कैसे इनके मीडिया ने एक नैरेटिव बनाया कि भाई हमने जो रफाल है ना उसको गिरा ही दिया है, जबकि इसकी असलियत ये थी कि इन्होंने हमारे डमी एयरक्राफ्ट को गिरा दिया था और इन्हें लग रहा था कि इन्होंने हमारा रफाल गिरा दिया है, लेकिन इन्होंने एक नैरेटिव बना दिया था और जो वेस्टर्न मीडिया थे ना वो भी इनको कॉपी कर रहे थे कि हाँ भाई हाँ इंडियन जो रफाल है उसको गिरा दिया गया। और इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इसी नैरेटिव वॉरफेयर में ये भी एक पॉइंट आता है कि सामने वाली जो कंट्री है उसके इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ो, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर्स है ना इनके पास एक ऑडियंस है और अगर हम चाहे तो अपने तरीके से इन इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके सामने वाली कंट्री के ऑडियंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि हमारे देश के अंदर अभी भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे एक्ट्रेस, बहुत सारे एक्टर्स कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी स्पाई का काम कर रहे होंगे। स्वरा भास्कर जैसे लोग जो पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि इस्लामाबाद में मुझे जितना प्यार मिला वो कहीं पे नहीं मिला है। पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा कि बॉलीवुड से
कितने सारे एक्टर्स आकर ये कह रहे थे कि हमें अपने इंडियन आर्मी के ऊपर गर्व है, जो इंडियन आर्मी कर रही है वो सही कर रही है। बहुत कम होंगे, गिने चुने होंगे। लेकिन आप सोचिए कि जब रफा की बात आई थी कि ऑल आइज ऑन रफा वाला जब कैंपेन चला था, तो उस समय पे कितने सारे बॉलीवुडियो ने स्टोरी डाला था। इन लोगों को हजारों किलोमीटर दूर रफा नजर आ जाता है, लेकिन हमारे बॉर्डर के ऊपर क्या हो रहा है इनको नजर नहीं आता है। ये पैट्रियोटिक मूवीज बनाएंगे कि भाई हम देखो हमने देश को बचाया है, लेकिन जब पैट्रियोटिज्म दिखाने का समय आता है तो इनके मुंह नहीं खुलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नचनिया है। इनको पैसे जहां मिलेंगे वहां पे ये नाचेंगे और यही हकीकत है। आप लिख कर ले लीजिए कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म होगा, इसके ऊपर सारे डिटेल्स एक एक करके आने शुरू होंगे। उसके बाद बॉलीवुड एक न एक मूवी इसके ऊपर जरूर बनाएगा और फिर अगर कहेगा देखो जी हम तो बहुत बड़े देशभक्त हैं, हमने तो इस चीज के ऊपर मूवी भी बनाई है। इस बात का गांठ मान लीजिए कि अगर आगे चलकर कोई भी मूवी आती है और अगर उसमें कोई भी एक्टर एक्ट्रेस कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसने हमारे ऑपरेशन सिंदूर का सपोर्ट नहीं किया था, हमारे देश के लिए खड़ा नहीं हुआ था, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए खड़ा नहीं हुआ था, मूवी को बॉयकॉट करना है। नहीं देखना है, नहीं देखना है, मतलब नहीं देखना है। बाकी एक जर्मनी वाले भाई साहब है, एक बनर्जी भी है जिसको देश से बहुत प्यार है, ऐसा वो दिखाता है तो नहीं। और उनके सब्सक्राइबर्स बहुत सारे पाकिस्तान से हैं। जब तक ये लोग पाकिस्तान की गुण गा रहे थे, हमारे देश के ऊपर सवाल उठा रहे थे, तब तक तो इसके जो पाकिस्तानी सपोर्टर्स थे वो बड़े खुश हो रहे थे, बहुत प्यार बरसा रहे थे। लेकिन हमारे देश के सपोर्ट में सिर्फ एक वीडियो बनाने से इनकी जो पूरी जनता है ना वो छितर बितर हो गई है। और ये चीज ये बताता है कि जब आपने सुअरों की एक फौज खड़ी की ये सोच के कि वो सामने वाले घर में जाके गंदा करेगा, जी नहीं, वो आपके घर में भी घुसेगा और आपके घर में भी गंदा करेगा। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कल हमारा एक बहुत स्पेशल वीडियो आने वाला है ऑपरेशन सिंदूर पे, मैंने बहुत डिटेल रिसर्च किया है। तब तक कमेंट्स के अंदर आप अपने थॉट्स लिखना ना भूलें। नमस्कार।